गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में अपना जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था संसाधन के रूप में लोग। और संसाधन के रूप में लोग में पीछे की जो अपना टॉपिक उठा रखा था अपन लोगों ने कर रहे थे अपन लोग, वो चल रहा था बेरोजगारी। बेरोजगारी और हम बेरोजगारी के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे, यानी अलग अलग ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी में अंतर कर रहे थे। तो ग्रामीण बेरोजगारी जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी दो प्रकार की बताई थी, एक तो मौसमी बेरोजगारी, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी में जो कृषि पर आधारित होती है उसमें वर्ष के कुछ महीनों में क्या होता है, काम नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ दूसरी होती है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें लोग नियोजित तो प्रतीत होते हैं पर वो बेरोजगार रहते हैं, ये बताया था आपको। अब हम चलते हैं जो शहरी बेरोजगारी है उसकी ओर चलते हैं, वो करते हैं अपन लोग। तो आपका अपना जो बिंदु है वो रहेगा शहरी बेरोजगारी। और शहरों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मैंने आपको बताई थी, कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब अपने पास प्रश्न आता है, देखिए आप अगर नाम देखोगे तो शिक्षित बेरोजगारी, ये शब्द देखकर ही अपने पास उत्तर लगभग आ ही जाता है कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है। इसका मतलब है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, डिग्रीधारी हैं, पर उनके पास काम नहीं है। यानी शहरों में पाई जाने वाली ये जो बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। और वर्तमान में अगर हम देखें तो ये जो शिक्षित बेरोजगारी है वो एक आम घटना बन गई है। अगर वर्तमान में परिस्थिति को देखें तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार है बजाय उनके जो कम पढ़े लिखे हैं। क्योंकि देखिए स्थिति क्या है कि जो मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी 10वीं कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर अपने क्षेत्र में या अपने जो विषय होता है उसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं, इसके बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलता और वो रोजगार पाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। स्थिति ये आती है कि डिग्रीधारी लोग होते हैं ना, उनके पास तो नौकरी है नहीं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो क्या करते हैं, अपना भरण पोषण आराम से कर रहे हैं, वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है वो एक विरोधाभासी जन स्थिति को सामने लाती है। विरोधाभासी होगी कि मान लो, विरोधाभासी का मतलब दो चीजें आपस में विरोधी हैं। किस तरह से? जैसे कोई कहता है कि आग ठंडी है, तो आग कभी ठंडी नहीं हो सकती, लेकिन उसे ठंडी बताया जा रहा है। अब इसी तरह से क्या बताया जा रहा है समाज को? एक समाज के सामने उदाहरण क्या आ रहा है कि जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन ये एक ही पहलू है इस सिक्के का, इसका दूसरा पहलू भी अभी हम सामने लेकर आते हैं। वर्तमान में बेरोजगारी की जो स्थिति है वो ये बात हमें बताती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वीडियो बंद कर दो और पढ़ना लिखना बंद कर दो कि बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह की स्थितियां हमेशा नहीं चलती है। और हम ये नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि सारे पढ़े लिखे लोग ही बेरोजगार है, सारे अनपढ़ों के पास ही नौकरी है, ये स्थिति नहीं है। ये सिक्के का बेरोजगारी की दशा को बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो इस तरह से आ रही है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही बच्चा तकनीकी ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, पढ़ लिख लेता है, तो उसके अनुकूल उसको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरियां तो बहुत मिलती है, लेकिन वो जिस फील्ड को प्राप्त करना चाहता है, जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस पोस्ट पर जाना चाहता है, जिस पद को प्राप्त करना चाहता है, वो उस पद को हासिल करेगा, लेकिन हाथों हाथ नहीं करेगा। यानी तुरंत ही नहीं कह सकते कि भाई इसको ये इसने इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है तो हाथों हाथ उसको जॉब वहां पर मिल जाएगी। वो जितनी उम्मीद करेगा उतनी तरक्की हो जाएगी। वो धीरे धीरे होता है, लेकिन उसमें समय लगता है, और जब तक नहीं होता उसे हम शिक्षित बेरोजगारी के अनुरूप ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बेरोजगारी से बर्बादी किसकी होती है। मान लो ये जो शिक्षित बेरोजगारी है इससे हनन किसका होता है? तो जो शिक्षित बेरोजगारी है उससे किसका हनन होगा? शिक्षित बेरोजगारी से किसका हनन होगा? किसका हनन होता है शिक्षित बेरोजगारी से? ये होता है जनशक्ति संसाधन का। शिक्षित बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन का क्या होता है,
हनन होता है। अब ये जनशक्ति संसाधन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मानव संसाधन। मान लो शिक्षित बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को। यहाँ बेरोजगारी में वो आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, काम करने के इच्छुक है, लेकिन उनको अनुकूल काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मानव संसाधन है, मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं कै की, कै है, उसने अपना निवेश किसमें किया, शिक्षा में किया, ठीक है। और शिक्षा में निवेश करने के बाद में वो उसने तकनीकी ज्ञान को ग्रहण किया, इंजीनियर बन गया, ठीक है। शिक्षा में निवेश किया और इंजीनियर बन गया, ठीक है। अब इंजीनियर बनने के बाद में उसका निवेश तो शिक्षा में हो गया ना, शिक्षा प्राप्त उसने कर ली। अब इसको अगर इसके अनुकूल कार्य नहीं मिलता है, ये शिक्षित बेरोजगारी की गिनती में आता है, तो यहाँ हनन किसका होता है, यहाँ हनन होता है, क्योंकि ये मानव संसाधन बन गया। अपने कार्य से ये क्या करेगा, समाज को लाभ देगा, देश को लाभ देगा, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा। तो मूल रूप से ये क्या बन गया, मानव संसाधन बन गया। मानव संसाधन का मतलब ये क्या हो गया, जनशक्ति हो गया। और जनशक्ति होने के कारण अब अगर इसे कार्य नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ शिक्षित बेरोजगारी से कौन से संसाधन का हनन होता है, यहाँ जनशक्ति संसाधन का हनन होता है। जो मानव संसाधन बन गए और उससे अनुकूल कार्य नहीं मिलता, तो इससे जनशक्ति संसाधन का क्या होता है, हनन होता है। पहली बात तो ये निकल कर आती है। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि मान लो जो कार्य करने का इच्छुक है, उसे कार्य नहीं मिल रहा, तो उसके जीवन में किस तरह की भावनाओं का विकास हो जाएगा, हताशा, निराशा उसके जीवन में आएगी। इसके साथ साथ वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी क्या रहेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मुद्रा नहीं होगी। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। मतलब शिक्षित बेरोजगार है और उनको उनके अनुकूल कार्य नहीं मिल गया, तो ये समाज का एक खर्च है, क्योंकि समाज में मानव संसाधन मौजूद है, लेकिन फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। दूसरी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए, मान लो कि अपने पास मान लीजिए कच्चा माल है, कच्चा माल अपने पास पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास क्या है, विनिर्माण है। विनिर्माण का मतलब अपने पास उद्योग है, हो गया। अब कच्चा माल अपने पास है, अपने पास उद्योग धंधे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि न तो उस कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं, न उद्योगों में उसको लेके जा रहे हैं, माल तैयार करें, कुछ भी नहीं करें। तो यहाँ हनन किसका होगा, हनन देश की अर्थव्यवस्था का होगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि अपने पास क्या है, संसाधन तो मौजूद है, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा। बात सीधी सी है, अपने पास संसाधन है, उपयोग नहीं हो रहा है, तो हनन किसका होगा, संसाधन का नहीं हो रहा है यहाँ पर हनन, वो तो मौजूद है। यहाँ पर हनन हो रहा है देश के विकास का। ऐसे ही मान लीजिए अपने पास मानव संसाधन है, अपने पास मानव संसाधन मौजूद है, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उनको नियोजित नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब किसका हनन हो रहा है, मानव संसाधन का हनन हो रहा है। और मूल रूप से ये क्या है, सामाजिक अपव्यय है। सामाजिक अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है खर्च करना, सॉरी खर्च न करना। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, अपव्यय का मतलब होता है खर्च न करना। तो इस तरह से ये क्या है, एक सामाजिक अपव्यय है। मतलब समाज में संसाधन मौजूद है, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो इस तरह से ये एक समाज का अपव्यय ही कहलाता है। इसके साथ साथ बेरोजगारी से क्या होता है, आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है, और किसी व्यक्ति और साथ साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी बेरोजगारी से समाज की गुणवत्ता पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, प्रश्न अपने पास ये आता है कि बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी से समाज की गुणवत्ता, समाज की जो गुणवत्ता है पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अपने मान लो ये प्रश्न आ गया अपने पास कि शिक्षित बेरोजगारी से समाज की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ये प्रभाव पड़ेगा
कि जो शिक्षित बेरोजगार है वो अपना भरण पोषण करने के लिए छोटे छोटे कार्य करेगा ताकि भरण पोषण हो जाए, उसका उसका खर्चा चल जाए। और इससे उसके किस पर प्रभाव पड़ेगा? स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मान लो कि खाली पेट भरना ही अगर उद्देश्य है तो पेट तो भर लिया, लेकिन पेट भरने के वक्त ये ध्यान नहीं रखा कि जो आवश्यक तत्व है क्या शरीर को वो मिले हैं, उनकी पूर्ति हुई है। तो इस तरह से अगर बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी रही तो समाज की गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो जाएगी, यानी धीरे धीरे लोगों का स्वास्थ्य निर्बल होता जाएगा और इसकी वजह से लोग कार्य को ढंग से नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर से अगर मजबूत होंगे तभी तो वो कार्य को ढंग से करेंगे। तो कार्य करने की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी, लोगों के अंदर स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की चेष्टा नहीं रहेगी, क्योंकि उनका खाली उद्देश्य भरण पोषण करना रहेगा, पेट भरना रहेगा। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक जो व्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने बेरोजगारी वाला जो पॉइंट है वो हमने निकाला। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, एक गांव की कहानी। यानी इस पॉइंट को समझाने के लिए हम एक गांव की कहानी देखते हैं कि एक शिक्षित रोजगार प्राप्त व्यक्ति किस तरह से समाज को, किस तरह से देश को दिशा प्रदान करता है। देखिए, एक कहानी को लेकर चलते हैं, एक गांव की कहानी। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी देखिए क्या है। एक गांव की कहानी में एक बड़ा गांव होता है जिसमें बहुत ज्यादा परिवार के, मतलब बहुत परिवार रहते हैं। जैसे गांव में रहते हैं जनरली बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा परिवार रहते हैं। अब प्रत्येक परिवार जो था वो इतना अपना अन्न उत्पादन कर लेता है कि अपना भरण पोषण कर सके, अपना जीवन आराम से निर्वाह कर लेते। परिवार के सदस्य जो थे वो कुछ छोटे मोटे काम कर लेते, जिसमें से कपड़े बुनना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, यानी किसी भी तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते। अब इन्हीं परिवारों में से एक परिवार ने क्या किया, एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। किसमें भेजने का? कृषि महाविद्यालय। कृषि महाविद्यालय में भेजने का विचार किया और उसका वहां पर प्रवेश करवाया, यानी वहां पर उसको प्रवेश मिल गया। कुछ टाइम के बाद में वह जो बच्चा था जो कृषि विश्वविद्यालय में गया था, उसने कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता हासिल की और वापस गांव आया। किसकी योग्यता हासिल की? कृषि विद्यालय में कृषि इंजीनियर की योग्यता हासिल की, यानी कृषि इंजीनियर बना और वापस अपने गांव में आता है। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार कर लिया और जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई और इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी, इससे उनको अच्छा लाभ हुआ और लाभ आपस में बांटा। और इससे प्रेरित होकर कुछ गांव के परिवारों ने एक बैठक की और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो उन्होंने क्या किया, गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया। पंचायत से उन्होंने अनुरोध किया, पंचायत को विश्वास दिलाया कि सभी बच्चों को अपने स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से स्कूल खोला, वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे और गांव के एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया, वह सबके कपड़े सीती, अच्छे ढंग के कपड़े थे। इस तरह से गांव में एक नए दर्जी का काम सृजित हुआ। इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ कि लोग दूर जाने की अपेक्षा वहीं से ही अब क्या करने लगे, कपड़े खरीदने लगे। मतलब सीधी सी बात है, गांव की कहानी आपके पास चल रही है। परिवार होते हैं बहुत सारे, एक परिवार विचार करता है कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाया जाए तो कृषि विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन करवा देते हैं। वो बच्चा भी काफी सृजनात्मक था, कुछ समय बाद में वो डिग्री हासिल करके निकलता है। सृजनात्मक यानी नई खोज करना, तो उसने सृजन किया नई किस्म की तकनीकी का कृषि को लेकर और उससे क्या हुआ, उसके परिवार का उत्पादन खूब बढ़ गया। परिवार का उत्पादन बढ़ा तो परिवार ने दूसरे मतलब अपनी जो उपज थी, उत्पादन था, उसको बेचा, काफी लाभ हुआ। तो जब गांव के अन्य लोगों ने इस स्थिति को देखा तो उन्होंने मिलकर बैठकर एक पंचायत की
विचार किया कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि प्रेरणा मिली उनको वहां से, क्योंकि वो बेरोजगार नहीं था, उसने जो शिक्षा प्राप्त की उसका सदुपयोग क्या किया, सृजनात्मकता में उसको लगा दिया। यानी कहने की बात है कि जो बेरोजगारी की स्थिति आती है उसको अगर नया मोड़ दे दिया जाए तो वो एक के साथ अनेक लोगों को कार्य दे सकता है। तो गांव के लोगों ने पंचायत की, स्कूल खोला जाए, पंचायत से अनुरोध किया कि स्कूल खोले, सरकार की उनको मदद मिली, स्कूल खुली, सब बच्चों को स्कूल में भेजा जाने लगा। वहीं पर अब स्कूल खुल गई, दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी स्थिति यही कि वहां पर ही एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया, तो वो गांव के कपड़े सिलने लगी, अच्छे कपड़े थे, क्वालिटी के थे, तो गांव वालों को दूसरी जगह नहीं जाना पड़ा। इस तरह से देखिए क्या हुआ, यहाँ धीरे धीरे जो बच्चे थे पढ़ रहे थे, अब उनका धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, वो मानव संसाधन बन जाते हैं। जैसे वो बच्चा बना, एग्रो इंजीनियरिंग में जाकर मानव संसाधन बना, उसने देश को एक नई दिशा दी, गांव को एक नई दिशा दी, समाज को एक नई दिशा दी। तो इससे काफी बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर मानव संसाधन उस गांव में पढ़े और उस गांव का निरंतर क्या हुआ, विकास हुआ। इस तरह से हम ये कह सकते हैं इस कहानी के माध्यम से कि जो बेरोजगारी की समस्या है वो सामने है, परंतु उस समस्या का जो निदान किया जा सकता है वो तकनीकी के माध्यम से या मानव संसाधन के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से आज अपना ये जो पाठ था यहाँ पर संसाधन के रूप में लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण था, इजी था, इंटरेस्टिंग था, नया था आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरा होता है यहाँ पर। अब आगे इसकी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें मैंने पाठ के बीच में से आपके लिए उठाई थी, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको बोला था, वो तो आपको करना ही है। अब यहाँ पर मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आप लोगों को करना है अपने कॉपी में, और इसके बाद में मैं आपको प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी, साथ ही नेक्स्ट टॉपिक का भी अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए गृह कार्य, गृह कार्य में मैंने आपको संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न ये है, ये करवाए हुए हैं इसलिए, मतलब ये टॉपिक्स हो गए, इनको एक्सप्लेन किया था मैंने, बोर्ड पर आपको करवाया था, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो आप लोगों ने लिख भी रखे नोट्स के रूप में, तो वो प्रश्न आ गए। तो संसाधन के रूप में लोग, इससे आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न तो ये। सेकंड प्रश्न देखिए, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है इसको। मानव संसाधन के विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? ये दो प्रश्न करने हैं। आगे जो प्रश्न रहेंगे से टफ वाले मैं आपको खुद बोर्ड पे करवाऊंगी, और इसके साथ साथ आने वाली कक्षा में हम नए टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे, साथ ही में आपको प्रश्न उत्तर भी इस गांव के इस संसाधन के रूप में लोग है, इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको पूरी करवाऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जितने भी मैंने असाइनमेंट के रूप में डाले हैं उनको भी उनको देखना है, उनके उत्तर इसमें से, मतलब जो असाइनमेंट में मैंने आपको फोटोकॉपी भेजी है उसमें आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है, फिर कॉपी में करना है। कोई डाउट है तो डाउट क्लास में जाकर आप डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखें। थैंक यू।